ऐसे ना बोला करो, आप बोला करो सीमा मीना बाई के एडवोकेट हैं, भारत में आई है, पाकिस्तान में 2 बार करवा चौथ रख चुकी है, हिंदू धर्म ग्रहण कर चुकी है, नेपाल से शादी करके भारत आई है, अपने पति के घर आई है, अपने ससुराल में आई है। ये तो इन लोगों का प्यार है, सचिन का प्यार है। उन 4 बच्चों को भी स्वीकार किया और उसको संरक्षण भी दे रहे हैं, सुरक्षा भी दे रहे हैं, परिवार का सम्मान भी। राष्ट्रपति से भी गुहार लगाई, देश के महामहिम राष्ट्रपति जी से हमने इसी आशय के साथ याचिका लगाई है कि उसके नागरिकता मिले, उसे सुरक्षा मिले। आप जांच कराएं, ब्रेन मैपिंग कराएं, लाई डिटेक्टर टेस्ट कराएं, डीएनए कराएं, जो भी कराएं, सबसे अधिक कराएं, लेकिन उसके बाद न्याय करें। सीबीआई से जांच कराएं, ईडी से जांच कराएं, आईबी से जांच कराएं, रा से जांच कराएं, ऑनरेबल हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस से जांच कराएं, उनको अध्यक्ष बनाएं कमेटी का। जितनी जांचें अच्छी करानी है करा लें, लेकिन उसके बाद सीमा के प्यार को न ठुकराएं, सीमा के प्यार को स्वीकार करें। वकील के अपने बयान हैं, इनकी अपनी दलीलें हैं, लेकिन कोर्ट में या पुलिस के सामने क्या चलता है? डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। और यही नोएडा पुलिस भी कंगाल रही है कि जो सीमा हैदर ने नेपाल में दिखाया, जो भारत में इस वक्त दिखा रही है, जो पासपोर्ट उनके और उनके बच्चों के हैं, वो क्या ओरिजिनल है? क्या उसमें सच्चाई है या सीमा हैदर अपनी पहचान छिपा रही है? ये शक है, ये मैं नहीं कह रही, ये नोएडा पुलिस को अभी तक इस तरीके का शक है। हालांकि एटीएस ने अभी तक क्लीन चिट नहीं दिया है, तो जांच पड़ताल ये जारी ही रहनी है। और खुफिया एजेंसी जो है भारत की, वो भी लगातार सीमा पे निगाह बनाए हुए हैं। यानी सीमा भले ही ये सामान्य से दिखने वाले गली वाले इस घर में वो रहती हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको क्लीन चिट मिल गई है या वो आसानी से कहीं आ जा सकती है। नहीं, उनको सब कुछ पुलिस के परमिशन से ही करना होगा। अभी तक यही है। नागरिकता को लेकर भले ही वो लाख कोशिश कर ले, लेकिन उसको लेकर जो कानूनी प्रक्रिया है वो बहुत पेचीदा है और उसके लिए राहें इतनी भी आसान नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तान की महिला है। अब सीमा पार से आई सीमा, सरहद लांघ कर आई सीमा के सामने मुश्किलों का पहाड़ कैसे खड़ा हुआ है, ये हम आपको लगातार बता रहे हैं, क्योंकि हम नेपाल से, पोखरा से, काठमांडू से, इन सब जगहों से जो आपको रिपोर्ट्स बता रहे हैं, उससे ये पता चलता है कि सीमा ने 1-2 नहीं 20 गलती की है। डॉक्यूमेंट्स के आधार पे, बॉर्डर क्रॉस करने के आधार पे एक डिटेल रिपोर्ट इस वक्त हम आपको दिखाएंगे। उस रिपोर्ट से आपको ये पता चलेगा सीमा को अभी भी शक के दायरे में क्यों रखा जा रहा है। हैदर के दिमाग में जब सरहद को पार करने का इरादा जगा, तो कई सवालों ने भी जगा ली। सवाल कि अगर सरहद पार करनी है तो कैसे की जाए, कैसे बिना इजाजत दूसरे मुल्क में छिपकर पहुंचा जाए, वो भी उस मुल्क में जिसकी सच्चाई और रिश्तों के बारे में सीमा गुलाम हैदर बेहतर जानती और समझती है। सीमा जानती थी कि ये राह इतनी आसान नहीं होगी जितना उसने सोच रखा है, और ऐसे में उसके दिमाग में नेपाल की सरहद घुसपैठ के लिए बेहतर जरिया दिखाई दी। लेकिन सुरक्षा बलों के कड़े पहरे वाली नेपाल की सीमा को पार कर सीमा हैदर भारत तक कैसे बिना किसी की पकड़ के पहुंच गई, ये सवाल अब तक जांच एजेंसियों के गले की फांस बना हुआ है। जब उसकी चेकिंग हुई थी तो रात का पहर तक, क्योंकि सुबह 7 बजे बस निकली थी और बॉर्डर के पास अंधेरा हो चुका था, और इसी का फ़ायदा यहाँ पर सीमा हैदर ने उठाया था, क्योंकि उसके साथ 4 बच्चे भी थे और वो सभी कोशिश ये कर रहे थे कि वहाँ से जाएं। और जब ये माना जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि जब चेकिंग की गई थी तो सीमा हैदर ने कुछ ना कुछ बहाना बनाया था, या उसके साथ कोई और था, या कैसे वो वहाँ से मूवमेंट करके निकली थी। क्योंकि उसने जब सिटी बस सर्विस के मालिक से बात की थी तो उन्होंने ये पूछा था कि क्या आपके पास भारतीय आइडेंटिटी है, क्योंकि यहाँ पर नेपाल के नागरिक या फिर भारतीय नागरिक को ही आसानी से उस बॉर्डर से निकाला जाता है। तब उसने ये बताया था कि हाँ उसके पास आइडेंटिटी है, और इसी वजह से वो वहाँ से आसानी से निकल गई। और इस पूरे मसले पर अभी भी जो यूपी एटीएस की टीमें हैं वो जांच कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी महिला सीमा गुलाम हैदर ने पाकिस्तान में रहकर भारत आने की पूरी रिसर्च की थी। उसने नेपाल से भारत जाने वाले कुल 8 बॉर्डर के बारे में पूरी जानकारी जुटाई थी, ताकि उसे पता लग सके कि किस बॉर्डर पर कितनी चेकिंग होती है और भारत नेपाल के मौजूदा वक्त में रिश्ते कैसे हैं। कहीं सरहद पर चेकिंग अभियान तेज तो नहीं। जांच एजेंसियां पूछताछ में ये बात साफ कर चुकी हैं कि सीमा हैदर बेहद ही शातिर दिमाग की है। भले ही एजेंसियों को सीमा के जासूस होने का अब तक कोई सबूत नहीं मिला हो,
लेकिन शक की सुई अब भी सीमा हैदर के इर्द गिर्द घूम रही है। सीमा पढ़ी लिखी होने का तो दावा नहीं करती, लेकिन उनकी बोलचाल और भाषा उसके तजुर्बे को दिखाती है। नेपाल में किस बॉर्डर को सिलेक्ट करना है और कहां से घुसपैठ करनी है, इसकी बड़ी तैयारी सीमा ने कई महीनों तक की है। सीमा हैदर नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुई थी, लेकिन उससे पहले उसने तकरीबन 8 बॉर्डर की ऐसी जानकारी जुटाई थी जिसके जरिए वो पता लगा सके कि वो किस रास्ते से भारत में दाखिल होगी। इसके लिए उसने भारत और नेपाल सीमा की 8 बॉर्डर को पॉइंटेड किया था और उसकी पूरी रेकी की थी। उसके बारे में जानकारी जुटाई कि किस बॉर्डर से उसे आसानी से जाने में सहूलियत होगी, और इसीलिए उसने जब काठमांडू का टिकट काटा पाकिस्तान से, तो उसके बाद उसने ये कोशिश की कि पहले उसकी जानकारी जुटा ली। तो उसने जो 8 बॉर्डर हैं जो काफ़ी संवेदनशील कहे जाते हैं, क्योंकि जब भी भारत और नेपाल के नागरिक यहाँ से उधर, उधर से इधर जाते हैं तो वो इन 8 बॉर्डर से होकर उन्हें आगे जाना पड़ता है। तो जो 8 बॉर्डर थे जिसको उसने पूरा खंगाला था, उनमें सुनौली बॉर्डर था, बनबसा का बॉर्डर था, रक्सौल था, सिद्धार्थनगर था, सीतामढ़ी था और काकड़भिट्टा, जोगबनी और सिलीगुड़ी। ये 8 बॉर्डर ऐसे थे जहां से पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर दाखिल हो सकती थी, लेकिन उसे बताया गया कि सभी बॉर्डर खासा यहां पर चेकिंग करने वाले बॉर्डर हैं। सीमा गुलाम हैदर को भारत नेपाल की सरहद पर एसएसबी के होने का इल्म था। सीमा पहले सुनौली बॉर्डर से होकर भारत में दाखिल होना चाहती थी, लेकिन दावा है कि किसी तीसरे शख्स ने इस बॉर्डर पर ज्यादा खतरा होने का हवाला देकर उसे उस बॉर्डर को क्रॉस न करने की सलाह दी थी। सुनौली और रक्सौल बॉर्डर को लेकर दावा किया जाता है कि वहां सुरक्षा बलों का सख्त पहरा है। ऐसे में सबसे ज्यादा चलने वाले बॉर्डर सिद्धार्थनगर को आखिर में सीमा गुलाम हैदर ने चुना था। एक बॉर्डर ऐसा था जहां से वो आसानी से जा सकती थी और वो था सिद्धार्थनगर बॉर्डर। यानी सिद्धार्थनगर बॉर्डर ऐसा बॉर्डर है जहां पर अमूमन जो चेकिंग होती है सुरक्षा बलों की वो थोड़ा कम होती है और वहां पर से वो आसानी से निकल सकती है, और इसीलिए उसने पोखरा से रक्सौल न जाते हुए सीधा सिद्धार्थनगर को जाने वाली बस को पकड़ा और उस सृष्टि बस सर्विस के मालिक से बात की, जिसने उसे फ़ोन के जरिए ये जानकारी दी कि आप वहाँ से जा सकते हैं और वहाँ पर आपको आइडेंटिटी दिखानी होगी। उसने झूठ भी बोला था। जो नेपाली एजेंसी थी सृष्टि बस सर्विस, उससे ये झूठ बोला गया कि वो भारतीय आइडेंटिटी लेकर चल रही है, और क्योंकि उस बस में, जिस बस की हम बात कर रहे हैं, वो भारत और नेपाल मैत्री बस सर्विस है और वहाँ पर सिर्फ नेपाली नागरिक या फिर भारतीय नागरिकों को ही आवाजाही होती है, और उसका फ़ायदा उठाया था यहाँ पर सीमा हैदर ने। नेपाल से भारत आने की सीमा हैदर की प्लानिंग सेट थी, इसलिए वो काठमांडू में रुकने के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सीधा पोखरा पहुंची। पोखरा में फर्जी आईडी पर कमरा लेकर उसने रात बिताई और इसके बाद वो मिशन बॉर्डर एंट्री में लग गई और भारत में दाखिल होकर सचिन मीणा के घर तक पहुंच गई।